नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। तो देखिए, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही चैप्टर को एक साथ पैरेलल जिससे चले, जिससे कि क्योंकि जो पार्लियामेंट हमारा चैप्टर नंबर 22 और जो चैप्टर नंबर 33 है स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर, वो दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए मैंने उन दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ाया था। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था चैप्टर नंबर 22। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं, इन ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, इनके बारे में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 23 और जो डिस्कस करेंगे हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास कई ढेर सारे काम रहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उसके जो हमारे पार्लियामेंट के जो फंक्शन हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, मतलब कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में वर्क है किसके पास, हमारे पार्लियामेंट के पास। अब देखिए, इस वजह से क्या होता है कि ना ही हमारे पार्लियामेंट के पास एडिक्वेट टाइम, मतलब कि ना ही ज़्यादा समय मिल पाता है और ना ही कोई नेसेसरी एक्सपर्टीज। मतलब मान लीजिए कि अगर आप किसी को एमपी इलेक्ट करते हैं तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो जो पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जो जा रहा है वो पर्सन वो कोई एक्सपर्ट हो सकता है वो अनपढ़ भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो एमपी बनने के लिए कोई ज़रूरी तो है नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। तो इस वजह से जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब जो भी लॉ बनाए जाते हैं या जो भी अदर मैटर रहते हैं, उसका कोई डिटेल स्क्रूटनी नहीं हो पाती। स्क्रूटनी मतलब हो गया कि चेक करना उसको। तो उसको कोई चेक नहीं कर पाता है सही से कि क्या ये हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कोई एक्सपर्टीज नहीं है और ना ही हमारे पार्लियामेंट के पास ज़्यादा टाइम है और ना ही कोई एक्सपर्टीज है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें क्या दिया गया, कौन सा प्रोविजन दिया गया, किसके बारे में, कमिटीज के बारे में दिया गया, ठीक है। अलग अलग जगहों पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कमिटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में प्रोविजन दिया गया है। उस मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न, जैसे कि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का टेन्योर कितना होगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कि उसमें मेंबर कौन कौन होंगे, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी का फंक्शन क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री कमेटी रहती हैं वो किस रूल पे काम करती हैं, तो जो रूल बुक है हमारे दोनों ही हाउस का, उसी के रूल पे काम करती है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखिए, अब हम किसी कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी कब कहेंगे, तो देखिए कुछ प्रोविजन से नीचे दिए गए हैं, तो अब हम उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी रहेगी वो या तो अपॉइंटेड रहेगी या फिर इलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। कौन, मतलब कि अगर कोई कमेटी है तो उसके मेंबर क्या रहेंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, किसके द्वारा, जो हाउस है। हाउस मतलब कि अगर राज्यसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी है तो राज्यसभा वाले, अगर लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी है तो लोकसभा वाले अपॉइंट और इलेक्ट करेंगे। या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में लोगों जो मेंबर जो होते हैं उसमें उनका नॉमिनेशन भी किया जाता है। वो नॉमिनेशन कौन करता है, तो वो देखिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, जो दोनों ही हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा है, लोकसभा का कौन रहता है, स्पीकर, और राज्यसभा का चेयरमैन। तो ये लोग जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो रहते हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स को अप सॉरी नॉमिनेट भी करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी काम किसके मतलब उस पे करेगी, तो किसके निर्देश पे, किसके डायरेक्शन पे, तो स्पीकर या फिर चेयरमैन के डायरेक्शन पे। अब ये अपने रिपोर्ट किसको भेजेंगे, तो ये जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी रहेगी वो अपना रिपोर्ट किसको भेजेगी, हाउस को। हाउस मतलब कौन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आ गए, ठीक है। या फिर किसको भेजेंगे ये लोग अपनी रिपोर्ट, स्पीकर को या फिर चेयरमैन को। अब देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी रहती है उनको एक सेक्रेटरिएट भी प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों,
जो कंसल्टेटिव कमेटी, ये भी एक कमेटी है। इसमें क्या कौन रहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहते ही है, साथ ही साथ जो ये क्या है, एक नॉन पार्लियामेंट्री कमेटी है। अब ये हो गया कि जो कंसल्टेटिव कमेटी है इसमें कुछ अदर मेंबर भी रहते हैं, साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते हैं, लेकिन ये एक नॉन पार्लियामेंट्री कमेटी है, क्योंकि ये जो कंसल्टेटिव कमेटी है हमारी, ये ऊपर के जो चारों क्राइटेरिया जो दिए गए हैं इनको फुलफिल नहीं करता है ये। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन है पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो दो तरीके की होती है। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी और एक होता है एडहॉक कमेटी। तो देखिए, जो स्टैंडिंग कमेटी रहेगा, जो फॉर्मल मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी है वो क्या है, वो परमानेंट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, परमानेंट नेचर का है, स्थायी नेचर का है, और ये हर साल ही इसको बनाया जाता है या फिर पीरियोडिकली, मतलब जब इसका टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा से इसको रिन्यू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार ये काम करती रहती है। लेकिन जो एडहॉक कमेटी जो रहेगी वो क्या है, टेम्पररी, अस्थाई है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, टेम्पररी है। और जब इनका काम, जब एडहॉक कमेटी का काम जब खत्म हो जाता है तो ये कमेटी क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी है। अब हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी इनका जो कमेटी है उनका जो नेचर है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो हम स्टैंडिंग कमेटी में कितने तरीके की कमिटीज होते हैं, 6 कैटेगरी में इसको बांटेंगे, 6 कैटेगरी में इसको बांटेंगे। तो देखिए, पहला है फाइनेंशियल कमेटी। अब देखिए, फाइनेंशियल कमेटी में 3 पार्ट है। एक तो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा है एस्टीमेट कमेटी, और तीसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है दोस्तों, ये 24 है, मतलब ये कितने हैं, 24 है। जैसे यहाँ फाइनेंशियल कमेटी कितनी थी, 3 थी, उसी तरीके से ये कितने हैं, 24 है। पहले आप ये बात जान लीजिए कि आपको ये जो सभी चीज़ें, सभी कमिटीज़ को आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी, किस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, खाली कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, कमिटी टू इंक्वायर। अब इसमें 3 तरीके की कमेटी है, कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, इथिक्स कमेटी। अब देखिए, चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। तो अब ये किस लिए है, इसके नाम से ही चेक आपको पता चल पा रहा होगा कि ये क्या करती है, चेक करती है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी रहती है। तो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे बात करें तो देखिए, और एक कमेटी है, कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। मतलब ये कमेटी किससे रिलेटेड होती है, जो हर दिन जो हाउस मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी काम होते हैं, हमारे पार्लियामेंट में जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड रहती हैं ये कमेटी। तो कौन कौन सी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद देखिए, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन, रूल्स कमेटी, एंड कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम सीटिंग ऑफ द हाउस। अब देखिए, छठे नंबर की जो कमेटी है वो कौन सा कमेटी है, कमेटी वो जो है हाउस कीपिंग कमेटी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सर्विस कमेटी। मतलब क्या है, ये जो कमेटी है ये किसके लिए रहती है, जो भी फैसिलिटीज या जो सर्विस मिलेगी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसके लिए ये कमेटी बनाई जाती। तो इसमें कौन कौन से कमिटीज हैं, जनरल पर्पज कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, एंड जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। अब कहाँ के मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर हो रही है यहाँ पे, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके बारे में। अब देखिए दोस्तों, अगर अब हम नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एडहॉक कमेटी। तो आपने स्टैंडिंग कमेटी को देख लिया, अब हम बात करेंगे एडहॉक कमेटी कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एडहॉक कमेटी है आपको पता होगा ये कमेटी टेम्पररी रहती है, ये कमेटी परमानेंट नहीं रहती हैं। जब इन कमेटीज का काम हो जाता है एडहॉक कमेटी का, तो इसको क्या करते हैं, इसको सीज कर देते हैं, मतलब ये कमेटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो देखिए, इनको जो है एडहॉक कमेटी को हम 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से, एक हो गई इंक्वायरी कमेटी और दूसरी कौन सी है, एडवाइजरी कमेटी। अब देखिए, इंक्वायरी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या करता है, ये इंक्वायरी करता है, चेक करता है। तो देखिए, इंक्वायरी कमेटी कैसे बनती है, तो देखिए टाइम टू टाइम जो है, अगर जो हमारा जो दोनों ही हाउस है, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा या फिर उनके बिहाफ पे अगर कोई मोशन अडॉप्ट किया जाता है हाउस में,
तो ये कमेटी बनाई जाती है। अब ये कमेटी क्या काम करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, मतलब जिस पर्पज के लिए इसको बनाया जाएगा, या फिर उस सब्जेक्ट पे इंक्वायरी करेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कमिटी ऑन कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, कमिटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, रेलवे कन्वेंशन कमिटी, कमिटी ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब देखिए ये जो कमिटी एमपी लेट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनको उनका जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर भी वो किसी भी अब एक विलेज को अडॉप्ट करके क्या करते हैं, वो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है। अब बाकी अगर आप इस पे गूगल करके, मैं तो यही कहूँगा आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। चलिए आगे बात करें, जॉइंट कमिटी ऑन बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसके लिए बना था, जो बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो था, आपको भी पता होगा, काफ़ी फेमस कॉन्ट्रैक्ट है ये। हमारे यहाँ घोटाला भी हुआ था, वैसे हमारे यहाँ घोटाले तो बहुत होते हैं, तो उसी में से ये जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो बोफोर्स घोटाला हुआ था, तो वही जो बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसी के लिए एक जॉइंट कमेटी बनी थी। अब देखिए जॉइंट कमेटी में क्या होता है, जॉइंट कमेटी में जो मेंबर ऑफ राज्यसभा और जो मेंबर ऑफ लोकसभा दोनों ही होते हैं। ठीक है। सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं, जॉइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग, जॉइंट कमेटी टू इंक्वायर इनटू irregularities in securities and banking transaction, joint committee on stock market scam, joint committee on security in parliament complex, committee on provision of computers to member of parliament, offices of political parties and officers of the lok sabha secretariat। इसी तरह की तरीके से देखिए आपको कई ढेर सारी कमिटीज मिलेंगी, तो देखिए आप उसको, ये सभी कमिटीज के नाम हैं, एक एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये कमिटीज क्या थी, ये सब एक एडहॉक कमेटी थी। अब देखिए दोस्तों, जो एडवाइजरी कमेटी रहती है इसमें क्या रहते हैं, इसमें सेलेक्ट और जॉइंट कमेटी ऑन बिल। देखिए दोस्तों, ये जो एडवाइजरी कमेटी जो बनाई जाती है, ये मान लीजिए कोई बिल होगा, कोई बिल पेश किया जा रहा है, तो उस बिल पे रिपोर्ट करने के लिए, उस बिल को चेक करने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया जाता है। अब देखिए जो यहाँ पे जो एडवाइजरी कमेटी है, जो एडहॉक कमेटी का ये पार्ट है, तो ये जो ऊपर जो आपने पढ़ा उससे ये क्या है, अलग है। अब अलग क्यों है, तो देखिए यहाँ पे ये जो कमेटी बनेगी एडवाइजरी कमेटी, ये किसी पर्टिकुलर बिल के लिए बनती है, और इसके जो भी प्रोसीजर होंगे वो किसके द्वारा चलाए जाएंगे, वो जो है जो प्रोसीजर हमारे जो रूल बुक में है, या फिर जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा, मतलब जो भी निर्देश दिया जाएगा स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा, उसी प्रोसीजर पे, उसी नियम पे ये लोग, मतलब ये एडवाइजरी कमेटी काम करेगी। तो अब देखिए अभी किस तरीके से बनती है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई बिल, अगर हम किसी हाउस में, अब किसी हाउस का मतलब क्या हो गया, अपने घर में तो आप पेश नहीं करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा की बात होती है। ठीक है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ी है, अगर हाउस की बात हो तो लोकसभा या राज्यसभा की बात हो रही है। तो देखिए जब भी कोई बिल आता है जनरल डिस्कशन के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, तो जो हमारी जो लोकसभा या राज्यसभा जो हाउस जो है वो चाहे तो उसको, उस बिल को रिफर कर सकती, मतलब भेज सकती है किसको, एक सेलेक्ट कमेटी, जो कि उसी हाउस का रहेगा। मतलब सेलेक्ट कमेटी मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हाउस के लिए सेलेक्ट कमेटी रहेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए ही होगा वो कमेटी। और अगर जॉइंट कमेटी की बात करें तो ये दो हाउस का है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर इसमें होंगे, किसमें, जॉइंट कमेटी में। देखिए दोस्तों, कमेटी को ये बिल रिफर करना है कि नहीं करना है, इस पे एक मोशन चलाया जाएगा। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो उस बिल को उस कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इस तरीके से वो मोशन पास होता है कि इसको एक जॉइंट कमेटी के तौर पे जो है जॉइंट कमेटी को पेश करना है ये बिल, तो जो दूसरा हाउस है वहाँ पे भी जो मेंबर हैं उनके द्वारा बात किया जाएगा, कन्वे किया जाएगा, और अगर वो लोग भी मान जाते हैं तो फिर कुछ मेंबर को नॉमिनेट करके जो दोनों ही हाउस से एक कमेटी बनाई जाएगी। फिर ये जो कमेटी है ये बिल के एक एक क्लॉज को अच्छे से डिस्कस, मतलब देखते हुए, समझते हुए, चेक करते हुए, जो भी अमेंडमेंट चाहिए हर एक क्लॉज में उसको जो है लेके आएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब ओवरऑल ये बिल को अच्छे से चेक करेगी। अब देखिए जो कमेटी है हमारी वो दूसरे लोगों की भी मदद भी ले सकती है। मान लीजिए कोई भी जो भी
कोई पब्लिक बॉडी हो या फिर कोई एक्सपर्ट हो जो कि उस बिल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी जाने। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिल हमारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है तो उसके बारे में कोई अर्थशास्त्री हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो तो वो ज़्यादा जानेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जिस समय कमेटी जो है, फिर उसके बाद कमेटी क्या करती है, अपना जो रिपोर्ट है वो हाउस में सबमिट कर देगी। उसके बाद देखिए जो मेंबर अग्री नहीं होंगे, ठीक है, वो फिर अपनी जो है अपना डिसेंट जो है रिपोर्ट पे ले आ सकते हैं कि हाँ ये जो जो कमेटी थी इसने बिल को अच्छे से नहीं देखा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे एडहॉक कमेटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एडवाइजरी कमेटी क्या है। देखिए दोस्तों, अब हम फाइनेंशियल कमेटी जो आपने जब ऊपर जो देखा था उसमें एक आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो अब हम उसके बारे में अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सबसे पहली बार कब बनाई गई थी, 1921 में बनाई गई थी। अब ये किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, तो देखिए जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेक चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है दोस्तों, आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी। तो उस समय ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है तब से है। ठीक है, अब अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं प्रेजेंट समय में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर रहते हैं। 15 रहते हैं लोकसभा से और 7 रहते हैं राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। तो देखिए जो मेंबर रहते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा हर साल। ठीक है, मतलब हर साल पार्लियामेंट जो है इलेक्ट करती है और अपने ही मेंबर्स में से इलेक्ट करेगी। और किस बेसिस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिस तरीके से आपको पता होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसी तरीके से इनका जो भी इस कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनका भी इलेक्शन उसी तरीके से होता है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो चेयरमैन है हमारा वो अगर जो चेयरमैन इस कमेटी का होगा, ठीक है, मतलब चेयरमैन जो इस कमेटी का अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर अपॉइंट करता है, ये बात याद रखिएगा। जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो नहीं अपॉइंट करेगा, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं अपॉइंट करके लोकसभा का जो हमारा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, जो स्पीकर जो है वो अपॉइंट करता है इसके चेयरमैन को। और जो ये जो चेयरमैन होगा जो कमेटी के जो मेंबर हैं उन्हीं में से एक होगा। अब देखिए 1966 से लेके 67 तक जो कमेटी का जो चेयरमैन जो होता था वो रूलिंग पार्टी का ही होता था, लेकिन मतलब ये हुआ कि 1966-67 तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेके मतलब जब हमारा संविधान जब लागू हुआ 1950 में, जब पहली जब कमेटी जब बनी, तब से लेके 1966 तक इस कमेटी का जो चेयरमैन जो होता था वो रूलिंग पार्टी का ही होता था। लेकिन 1967 में इसको जो है चेंज किया गया और ये कहा गया कि जो चेयरमैन होगा वो किसका रहेगा, वो अपोजिशन पार्टी का रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब इस कमेटी की फंक्शन क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो कमेटी है हमारी, इसका फंक्शन ये है कि ये जो भी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट आता है किसका, कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके रिपोर्ट को एग्जामिन करता है, उसकी रिपोर्ट को चेक करता है। अब इसकी रिपोर्ट को पेश कौन करता है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सामने रखता है, फिर पार्लियामेंट इसके कैग के रिपोर्ट को इस हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी को देती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारी चेक करती है। अब देखिए कैग जो है 3 तरीके की ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, कौन कौन से, एक है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। दोस्तों जो हमारी कमेटी है वो जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी खर्च किए गए हैं टैक्स पेयर की मनी का उसको चेक करता है। ठीक है, कि जो भी खर्च किए गए हैं वो अच्छे से किए गए हैं कि नहीं किए हैं, क्या बुद्धिमानी से किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, कि या फिर उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पैसों का वेस्ट हुआ है, लॉस हुआ है, करप्शन हुआ है, या फिर हद मतलब फिजूल खर्ची हुई, एक्स्ट्रावेजेंस मतलब फिजूल खर्ची की गई है या इनएफिशिएंसी है। इन सभी चीज़ों को मतलब ओवरऑल ये पैसे जो भी पैसे हमारी गवर्नमेंट जो खर्च जो करती है उसी को चेक करता है, कौन, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब चलिए आगे बात करूं मैं, तो अगर आपको डिटेल में देखना है इसके फंक्शंस क्या हैं तो अब हम उसको भी समझ लेते हैं डिटेल में कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए ये जो कमेटी है एग्जामिन क्या करता है, जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट रहता है या फिर जो भी फाइनेंस अकाउंट रहता है किसका, यूनियन गवर्नमेंट का, या फिर कोई अदर अकाउंट जो कि लोकसभा के आगे
पेश किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका क्या करता है, इसका कंपेयर करता है कि जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया गया है, कि जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो किया गया, जो ग्राउंड में जो पैसे जो खर्च किए गए, और जो एक्सपेंडिचर जो खर्च जो पार्लियामेंट के द्वारा सेंक्शन किए गए थे, क्या वो अप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा पास किए गए हैं, उसको चेक करता है कौन, हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी। साथ ही देखिए जो भी फाइनेंस अकाउंट रहेंगे जिसमें दिखाया जाता है क्या, एनुअल रिसिप्ट या डिसबर्समेंट्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट का होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये कमेटी क्या करती है, जो कैग के जो रिपोर्ट रहते हैं उसको चेक करती है। अब इसमें क्या चेक करती है कि क्या जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो जो है जो भी अथॉरिटी है जिसके अंडर में वो आती है वही उसी ने खर्च किए हैं, या फिर जो भी मनी जो खर्च किए गए हैं क्या वो लीगली अवेलेबल है फॉर द अप्लाइड सर्विस, मतलब क्या वो लीगली जो है, क्या मतलब वो उन पैसों को जहाँ पे जिस सर्विस के लिए पैसों को खर्च किया गया है क्या वो वहाँ के लिए एप्लीकेबल थे लीगली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी और क्या एग्जामिन करती है, और जो भी स्टेट कॉरपोरेशन के जो अकाउंट रहेंगे, जो भी ट्रेडिंग कंसर्न या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट रहेंगे, साथ ही जो ऑडिट रिपोर्ट है कैग का। ठीक है, एक्सेप्शन एक है, आप इसको याद रखिएगा, एक्सेप्शन ये है कि वो पब्लिक अंडरटेकिंग जिसको अलॉट किया गया है कमिटी ऑन पब्लिक, जिसको कौन, जिसके रिपोर्ट को कौन चेक करता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग चेक करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो जो 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 हमारी जो कैग की वो रिपोर्ट जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए है, और इस रिपोर्ट को किसको अलॉट किया जाता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को। ठीक है, तो इन इसके रिपोर्ट को चेक नहीं करता है कौन, हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करें। दोस्तों ये और क्या एग्जामिन करता है, जो भी अकाउंट्स होते हैं किसके, ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, या फिर जो भी ऑडिट किया जाता है किसके द्वारा, कैग के द्वारा, उसको भी एग्जामिन कौन करता है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करता है। उसके बाद देखिए जो भी रिपोर्ट आती है कैग के द्वारा किससे रिलेटेड, जो भी अकाउंट जो है कैग जो एग्जामिन करता है कौन सा स्टोर या स्टॉक का, तो उसको भी चेक कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है, एग्जामिन करती है। ठीक दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं, ये जो भी पैसे खर्च किए गए एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको भी चेक कौन करता है। मतलब ये हुआ कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो मान लीजिए कि अगर 100 रुपये लोकसभा के द्वारा कहे गए थे कि आपको 100 रुपये दिया जाता है, 100 रुपये में आपको काम चलाना, अगर गवर्नमेंट 110 रुपये खर्च करती है तो उसको भी चेक करेगा ये कमेटी कि ये जो 10 रुपये क्या खर्च करना जरूरी था कि नहीं था, क्या ये जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा स्पेंड किए गए क्या ये जरूरी थे, नेसेसरी थे हमारे लिए, ये सब चीज़ें कौन चेक करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके लिए कैग जो है, कैग एक तरीके से क्या काम करता है, एक गाइड के तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, कैग के ही रिपोर्ट पे तो ये पूरा पूरा पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना काम कर रही है, एक गाइड के तरीके से बोल लीजिए, या फिर एक फ्रेंड के, या फिर एक फिलोसफर के तौर पे काम करता है कौन, कैग, किसके लिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए। अब देखिए जो रोल है जो कि कमेटी के द्वारा निभाया जाता है, तो अशोक चंदा जो कि खुद भी एक कैग थे, इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो अपने पूरे काम को वो जितना एक्सपेक्टेशन उससे किया गया था उस पर बिल्कुल फुलफिल हो रही, अच्छे से अपने काम को कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने अशोक चंदा थे, वो क्या थे, कैग थे, उन्होंने ये बात कही थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो रोल है पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो लिमिटेड है, मतलब कि उस कमेटी चेक तो करती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो अब हम उसके बारे में दोस्तों देखते हैं कि इस तरीके से क्यों कहा गया है। तो देखिए जो भी पॉलिसी रहेगा उस पे ये लोग क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब जब ये एक तरीके से पोस्टमार्टम का एग्जामिनेशन करते हैं कौन, ये जो अकाउंट्स का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्योंकि देखिए जो भी अगर मान लीजिए अगर फिजूल खर्ची कर भी दी गई है, कोई करप्शन हो भी गया है, तो करप्शन होने के बाद ये लोग चेक करते हैं, अगर करप्शन कोई रोक लेते तो अलग बात होती। तो यही कहा गया कि एक पोस्टमार्टम करते हैं सिर्फ और सिर्फ काम होने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो जो जो भी डे टू डे रिलेटेड मैटर का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस पे ये उसके काम को ये लोग
इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, उसमें रुकावट नहीं डाल सकते हैं। अब देखिए ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके रिकमेंडेशन जो भी इसके द्वारा रिकमेंडेशन दिए जाएंगे वो सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है मिनिस्टर पे। मतलब मिनिस्टर चाहे तो इसके बात को माने या फिर ना माने। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बात करें तो ये जो बॉडी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है और ये कोई ऑर्डर नहीं इशू कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी तो है नहीं, तो इस वजह से ये कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा ही लिया जाएगा, और पार्लियामेंट का डिसीजन जो है फाइनल रहेगा इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिपोर्ट पे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी खुद जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। अब देखिए ये जो हमारी जो कमेटी, इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट। चलिए अब आगे बात करते, तो हमने अभी देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। अब जो कमेटी को हम डिस्कस करेंगे वो है एस्टिमेट कमेटी। तो देखिए ये कैसे बना, तो ये भी जो कमेटी थी कब बनी थी, 1921 में बनी थी। ठीक दोस्तों, और जो पहला जो हमारा जो इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद जो पहला एस्टिमेट कमेटी कब बना, 1950 में बना, और किसके रिकमेंडेशन पे, जॉन मैथाई। और ये कौन थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक दोस्तों तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 1950 में आज़ादी के बाद पहली बार कमेटी बनाई गई। लेकिन अगर शुरू सबसे पहली बार बात करें कब ये कमेटी हमारे देश में बनी थी, तो 1921 में। अब देखिए जब ये कमेटी जब बनी थी उस समय इसमें टोटल 25 मेंबर होते थे, लेकिन 1956 में इसके मेंबर को कितना कर दिया गया, 30। अब यहाँ पे आप ये बात नोट करिएगा कि इसके जो भी 30 मेंबर हैं वो सब के सब लोकसभा से ही बिलोंग करेंगे। राज्यसभा का इस कमेटी में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अब ये जो भी मेंबर होंगे, जो मेंबर होंगे इस एस्टिमेट कमेटी के, वो जो भी लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उन्हीं में से चुने जाएंगे। अब इलेक्शन किस तरीके से होगा, तो देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिस तरीके से आपने देखा था ना पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर का इलेक्शन हो रहा था, उसी तरीके से एस्टिमेट कमेटी के भी मेंबर का इलेक्शन होगा। ठीक दोस्तों, तो इससे क्या होता है, जितनी भी पार्टीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और ये कमेटी का टर्म कितना होता है, 1 साल का ही होता है। उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्ट करना पड़ता, मतलब चूज करना पड़ता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए एक कोई मिनिस्टर रहेगा तो वो इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है, ये बात याद रखिएगा। और जो चेयरमैन जो बनेगा इस कमेटी का, वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है, स्पीकर के द्वारा। और ये जो चेयरमैन जो रहेगा इस कमेटी का, वो जो मेंबर है इस कमेटी के उन्हीं में से एक रहेगा। ठीक दोस्तों, और वो रूलिंग पार्टी का तो नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो कहने मतलब आपने अभी आप देखा कि कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन देखिए मान लीजिए बीजेपी का ही कोई एमपी है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का तो है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, तो वो एस्टिमेट कमेटी का मेंबर तो बन सकता है, लेकिन चेयरमैन नहीं बन सकता। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि वो जो भी चेयरमैन बने वो रूलिंग पार्टी का नहीं होगा। कि दोस्तों इस कमेटी का फंक्शन क्या है, ये कमेटी क्यों, मतलब इसका काम क्या होता है, तो ये जो है कमेटी सजेस्ट करती है कि किस तरीके से हमको जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से खर्च करना है पब्लिक मनी को। ठीक दोस्तों, इस वजह से इस कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे डिटेल से इसके फंक्शंस को समझते हैं एस्टिमेट कमेटी के, जिस तरीके से हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस को समझा था। तो इस कमेटी का काम रहता है कि किस तरीके से जो भी पॉलिसी है उसको हम और ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ उसको जो है कर सकते हैं, या फिर जो भी अल्टरनेटिव पॉलिसी रहेगा जिससे कि हमारे जो भी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इफ़िशियंसी आए। या फिर ये जो कमेटी है ये चेक करती है कि जो भी मनी स्पेंड किया जा रहा है क्या वो विद इन लिमिट है, जो भी पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट, मतलब जितना एस्टिमेशन किया गया था क्या उतने ही पैसों को खर्च किया जा रहा है किसी पॉलिसी से रिलेटेड। चलिए आगे बात करते हैं कि जो भी एस्टिमेट किए गए हैं क्या वो जो है पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए गए हैं, ये भी चेक करता है कौन, हमारा एस्टिमेट कमेटी। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो हमारी कमेटी है ये जो है कौन से फंक्शंस को नहीं करेगी, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी कमेटी है जो भी फंक्शन जिसका रिलेशन किससे रहेगा, मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग। और ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग वाला जो है ये किसको अलॉट किया गया है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड मैटर्स में ये कमेटी अपने काम नहीं करेगी, ये बात भी याद रखिएगा। अब चलिए आगे बात करें, तो ये जो कमेटी है
कमेटी में क्या क्या खामियां हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जान लीजिए कि इस कमेटी का ओवरऑल अगर मैं काम बोलूं तो यही है कि जो पूरे साल का जो एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है उसी को चेक करता है कौन, हमारा एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट जो बजट जो पेश जो कर रही है कि हमको इतने इतने पैसे की ज़रूरत है, उसको कौन चेक करता है, हमारी एस्टिमेट कमेटी चेक करती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कमेटी है ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्यों है, क्यों इसके रोल को मैं लिमिटेड कह रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा इसके पास पावर नहीं है। तो देखिए, ये जो कमेटी सिर्फ और सिर्फ बजट एस्टिमेट को ही एग्जामिन करती है। ठीक है दोस्तों, और ये अगर मान लीजिए कि जो बजट एस्टिमेट है, जब इस पे जब वोटिंग हो जाती है, जब पास हो गया बजट, तो ये एस्टिमेट कमेटी उसको बदल नहीं सकती है, ये बात याद रखिए। अब देखिए, ये जो भी पॉलिसी जो पार्लियामेंट में पास किए जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकती है। ये जो कमेटी एस्टिमेट कमेटी, इसके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी नेचर के ही रहेंगे। ठीक है, मतलब ये बाइंडिंग नहीं रहेंगे मिनिस्टर्स पे। सॉरी। अच्छा, अब देखिए आगे मैं बात करूं, ये जो कमेटी है ये हर साल कुछ सर्टेन सेलेक्टेड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को ही मतलब एग्जामिन करती, चेक करती, और वो भी रोटेशन के तौर पे, मतलब पूरे के पूरे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को नहीं चेक करती है। ठीक दोस्तों, अगर बात करूँ, अगर सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट चेक करना हो तो कई सालों में बाद जो है पूरे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री चेक हो पाते हैं। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कुछ ही सेलेक्टेड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को चेक करते हैं, और वो भी रोटेशन, मतलब एक साल इस मिनिस्ट्री को चेक कर लिए, अगले साल दूसरे मिनिस्ट्री को, इस तरीके से। अब देखिए, जो एस्टिमेट कमेटी है उसके पास कैग जैसा एक्सपर्ट नहीं रहता है, जो कि अवेलेबल है किसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। और ये भी जो एस्टिमेट कमेटी, इसका भी नेचर ऑफ वर्क किस तरीके का है, पोस्टमार्टम तरीके का है। चलिए हम बात करेंगे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या है। तो देखिए, ये जो कमेटी था, ये कमेटी कब बना था, 1964 में बना था। किसके रिकमेंडेशन पे, कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनाया गया था। अब देखिए, शुरू शुरू में इसमें टोटल 15 मेंबर होते थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। लेकिन 1974 में इसके मेंबर्स को बढ़ा के 22 कर दिया गया, और 15 कर दिया गया लोकसभा से, और 7 कर दिया गया राज्यसभा से। अब देखिए, जो मेंबर जो होंगे कैसे इलेक्ट होंगे, तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें से हर साल इलेक्ट होते हैं, और किस बेसिस पे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस तरीके से इलेक्शन इनका होता है। और हर एक मेंबर का टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक बने रहेंगे, 1 साल के लिए ही, दोबारा फिर दोबारा इलेक्शन होगा। अब देखिए, कोई भी मिनिस्टर जो है इलेक्ट नहीं हो सकता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए, ये बात भी याद रखिएगा। अब जो चेयरमैन रहेगा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का, इसको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है लोकसभा का। ठीक है, ये बात याद है, कौन अपॉइंट कर रहा है, स्पीकर लोकसभा का अपॉइंट कर रहा है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा उस वो जो है अपॉइंट नहीं करता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के चेयरमैन को, ये बात याद रखिएगा। कौन अपॉइंट करेगा, लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करेगा। ठीक है, आप लिखा भी हुआ, राज्यसभा कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, मतलब जो मेंबर रहेंगे राज्यसभा के, वो जो है उसमें से जो भी मेंबर है इस कमेटी के, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं राज्यसभा से, वो लोग इस कमेटी के चेयरमैन नहीं बन पाते हैं। चलिए अब आगे बात करें, जो भी फंक्शंस हैं इस कमेटी के, उसके बारे में हम बात करें तो ये क्या एग्जामिन करती है, चेक क्या करती है, जो भी रिपोर्ट या जो भी अकाउंट रहता है पब्लिक अंडरटेकिंग का उसको चेक करती है। और जो भी कैग का जो रिपोर्ट रहता है किस पे, पब्लिक अंडरटेकिंग पे जो रिपोर्ट रहेगा कैग का, उसको भी चेक करेगी कौन, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो कमेटी है सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो होते हैं उन्हीं के रिपोर्ट्स को चेक करेगी, बस आप इतना जान लीजिए। कौन, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग किसको, अब देखिए आप अगर चाहे नाम से भी याद कर सकते हैं कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, किसको चेक करेगी, पब्लिक अंडरटेकिंग को। ठीक दोस्तों, अब देखिए, जो हमारी जो कमेटी एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी किन चीज़ों को, जो भी मैटर है मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी से, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर में जो भी कॉमर्शियल फंक्शन रहेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग को, उसको नहीं चेक करेगी कौन, हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। या फिर जो भी मैटर है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको नहीं चेक करेगी हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। या फिर जो भी मैटर जो कि किसी स्पेशल स्टैट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए, उसको भी चेक नहीं कर सकती है कौन, हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब देखिए, अगर रोल की बात करें इस कमेटी का, तो ये भी, इसका भी रोल काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो सबसे पहली बात ये देख लीजिए, इसका भी नेचर किस तरीके का है, पोस्टमार्टम तरीके का ही नेचर है। अब देखिए, ये जो कमेटी है ये एक एक बार में 10 से 12 ही पब्लिक अंडरटेकिंग को चेक कर पाती, जो पूरे पीएसयू जो आप जानते होंगे,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो रहते हैं, जो जैसे कि आईओसी हो गया, ठीक है, जो भी हमारे जो सरकारी जो नवरत्न कंपनियां जो रहती हैं उनको चेक, उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करता है। ठीक है, अगर आप पब्लिक अंडरटेकिंग नहीं समझ पा रहे होंगे तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करें। जो भी टेक्निकल मैटर रहेंगे उनको भी ये, सॉरी, अब देखिए जो टेक्निकल मैटर रहते हैं इन पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड, उनको ये हमारी जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो चेक नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं रहता है। अब देखिए इसके जो भी रिकमेंडेशन होते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी ही रहते हैं, मतलब खाली एडवाइस के तौर पे माना जाएगा, बाइंडिंग नहीं रहता है किसी भी मिनिस्टर पे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के रिकमेंडेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये लेक्चर्स मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगा। अब जो मेरा अगला पार्ट आएगा वो इसी लेक्चर का अगला पार्ट होगा और उसमें ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 24 और 25, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आखिरी चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।